स्ट्रक्चर में मैंने बस आपको दो ही चीज बताई कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होने चाहिए, और अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो सारे लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको निकालते आ जाएंगे। अब नाइट्रोजन का बताओ कैसे लिखोगे। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे बच्चों? आप बोलोगे सर 5 थे। तो कितने डॉट लगाओ? 1 2 3 4 5, ये बन गए लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद रखने। वापस से मैं एक बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं तो आपको मतलब याद रहेगा, ठीक है ना बच्चों। देखो यहां पे मैं लिख दूं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके होते 3, उसके बाद 4, देखो 3 4 5 6 7 और इधर 8 होते, मतलब नियॉन वगैरह हो गए तो 8 हो गए। अब बात सुनो, एक और होता है लेविस लेविस स्ट्रक्चर। अब लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है तो बहुत ध्यान से सुनना। लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब मेरी बात सुनो, कोई बता सकता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? बोलो बोलो यार, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बता सकता है कोई? कोई बता सकता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? चलो मैं बता देता हूं। मान लो मेरे पास कोई दो एटम है और बी है। जब मैं इनको जोड़ दूं, जोड़ने के बाद की चीज है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जोड़ने के बाद मान लो मेरा ए जो है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। अगर ए अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, हाँ वेरी गुड, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड के अगर इलेक्ट्रॉन मान लो ए ज्यादा खींच रहा है आपका, तो ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, और बी कम खींच रहा है तो बी पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सिंपल मतलब होता है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचोगे सर अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि किसकी, देखो आप सोचोगे कि ये कैसे पता चलेगा किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और किसकी कम है। तो आइए मैं थोड़ी आपको वैल्यू बता देता हूं यार, एक सेकेंड ना। चलो थोड़ी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू बता देता हूं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बॉन्डिंग के लिए, ठीक है ना बच्चों। देखो मान लो मेरे पास बोरॉन है, नहीं बोरॉन नहीं, इधर से स्टार्ट कर देता हूं मैं। देखो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनकी वैल्यू आपको याद रखनी है बच्चों, वैल्यू आपको याद ही रखनी। देखो मान लो फ्लोरीन को लिख देता हूं मैं 4.0, ऑक्सीजन की 3 पॉइंट, मतलब मान लो नहीं ये एक्चुअल में है, ठीक है ना, इसकी लिख देता हूं 3.0। 0.5 से कम करो, 2.5, 2.0 और 1.5 और 1.0, 1.0। यानी कि सुनना, यानी कि एक सेकेंड रुको, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम। यानी कि अगर इनमें अगर कोई कंपैरिजन करे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कौन खींचेगा, तो आप बोल देना कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। तो देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन को अगर मैं जोड़ दूं तो फ्लोरीन 4.0 है और ऑक्सीजन 3.5 है, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अपनी तरफ? फ्लोरीन खींचेगा। यानी फ्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, बहुत बच्चों को आता है लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा इसको क्योंकि ये आपको बाद में काम आएंगे। लिथियम के बाद कौन आता है? सोडियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब यहाँ पे देखो सोडियम की 0.9 होती है, 0.3 से बढ़ाओ, 1.2 0.3 से बढ़ाओ, 1.5 0.3 से बढ़ाओ, 1.8 2.1 0.3 से बढ़ाओ, 2.4 और इसकी आपको याद रखनी है 2.9। मैंने बोला इसकी आपको याद रखनी है 2.9। अब बात सुनो, अब आपसे क्वेश्चन अगर कोई पूछे ये क्यों पढ़ा रहा हूं, थोड़ा रुक जाओ आपको समझ में आएगा। इन वैल्यू को एक बार देखो सबके सब और मुझे बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? जल्दी बताओ। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? तो आप बोलोगे फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है। अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन और सल्फर में कौन है? जल्दी बताओ। नाइट्रोजन और सल्फर में कौन है? जल्दी बताओ। नाइट्रोजन और सल्फर कहां पे गया?
इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन 3.0, सल्फर 2.4। तो ये हमें काम आएगा, ये जो टेबल है ना बच्चों, ये टेबल आपको काम आएगा किस लिए, टू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो लिथियम बेरिलियम में बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका बेरिलियम खींचेगा। बोरॉन कार्बन में, अब हाइड्रोजन की भी लिख देता हूं मैं 2.1, हाइड्रोजन की कितनी होती है बच्चों 2.1। अब देखो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कार्बन और हाइड्रोजन में, बोलो कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो आप बोल दोगे कार्बन की 2.5 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। तो आपके इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, कार्बन आपके इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे, हाइड्रोजन से। तो एक बार सब इस टेबल को देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देख लो सबके सब, जल्दी से देखो। फॉस्फोरस की 2.1 होती है, सल्फर की 2.4 होती है, क्लोरीन की 2.9 होती है और नाइट्रोजन की 3.0 होती है। याद रखना, इस वैल्यू को याद रखो, नाइट्रोजन की 3.0 होती है बच्चों और क्लोरीन की 2.9 होती है, ठीक है ना। बहुत बहुत क्लोज है दोनों के दोनों। देखो नाइट्रोजन और क्लोरीन की वैल्यू देख लो, 3.0 और 2.9। अब मेरी बात सुनो, ये क्यों पढ़ा है मैंने, तो भाई इसको पढ़ाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। देखो आपके सामने रफ कर दो सबको, वेरी गुड, इसको रफ कर देता हूं। सेंट्रल एटम, अब मुझे पढ़ाना है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल एटम। बच्चों ध्यान से सुनना, मुझे पढ़ाना है आप सभी को कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल एटम। यहां पे मैं लिख दूं कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल एटम, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मतलब जो बीच में होगा, उस एटम की बात कर रहे हैं बच्चों हम। सेंट्रल एटम कौन होगा, फॉर एग्जाम्पल बच्चों CO2 के अंदर सेंट्रल एटम कौन है, कैसे पहचाने, तो सबसे पहली बात वो लेस इन नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, लेस इन नंबर, जो सबसे कम है वो सेंट्रल एटम है। दूसरी बात, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए। अब मुझे बताओ बच्चों, बताओ कार्बन और CO2 में सबसे कम कौन है, जल्दी बताओ, सबसे कम कौन है, कार्बन है। CO2 में कार्बन सबसे कम है, तो कार्बन आपका सेंट्रल एटम होगा और ऑक्सीजन आपके सेंट्रल एटम नहीं होंगे, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेक करो, कार्बन की कितनी है बोलो 2.5 और ऑक्सीजन की 3.5 और 3.5, तो आपका सेंट्रल एटम कौन होगा बच्चों, जल्दी बताओ, कार्बन आपका सेंट्रल एटम होगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान से सुनना। और तीसरी बात, अरे तीसरी बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनेंगे, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनेंगे। देखो चलो पढ़ते हैं इस चीज को अभी। हाइड्रोजन और क्या बोला, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी आपके सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। चलो H2SO4 की बात कर लेता हूं बच्चों, H2SO4 बताओ यार, मुझे बताओ जल्दी से, इनमें से सेंट्रल एटम कौन होगा, मैसेज करके बताओ। H2SO4 में सेंट्रल एटम कौन होगा, सबके सब मैसेज करके बताओ मुझे, जल्दी से आंसर दो। हाइड्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन, बोलो सेंट्रल एटम कौन होगा। बिल्कुल सही जवाब दो, गलत बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। अरे बहुत सही, ये आपको कैसे पता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है सर जी, सल्फर लेस इन नंबर है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन आता है सर, अगर मैं आपके सामने कुछ सवाल खड़ा कर दूं इस तरह से, इस तरह से N, देखो N यहां पे लिख दूं NaCl, देखो अब आएगा ना मजा, अब आएगा ना मजा यार, NaCl बोलो। अब बताओ इनमें से इनमें से सेंट्रल एटम कौन है, एक आपका नाइट्रोजन है, एक आपका ऑक्सीजन है और एक आपका क्लोरीन है। अरे अब बताओ सेंट्रल एटम कौन है, बोलो जल्दी बताओ। क्योंकि देखो अब मैं बताओ, इसकी वैल्यू होती है 2 पॉइंट, देखो इसकी होती है 2.9, इसकी होती है 3.0 और बच्चों बीच वाले की होती है 3.5। तो बहुत बच्चे गलती कर देंगे और गलती से देखेंगे कि सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये आपका सेंट्रल एटम होगा। तो बच्चों अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इस केस में ऐसी गलती मत कर देना। NaCl में आपका सेंट्रल एटम होता है नाइट्रोजन। ये एग्जाम्पल याद करो, इसको कोशिश करो बाद में याद करने की। ये एक्सेप्शनल भी बोल सकते हैं आप, लेकिन एक्सेप्शनल छोड़ो, इसका स्ट्रक्चर जब पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। NaCl में सेंट्रल एटम कौन होता है बोलो, नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम होता है। यहां पे गलती मत कर देना, ये नीट का एग्जाम
नीट के पॉइंट ऑफ या JEE के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बहुत बच्चे गलती कर देते, Cl को करेक्ट करके आ जाते, लेकिन याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत देखो, इस एग्जाम्पल को सीधे आप याद ही कर लो। NOCl में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। बोलो बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल सबको क्लियर है? मैसेज करो। कुछ खास एग्जाम्पल सबको क्लियर है? सामने वाला बोलो, सामने वाला एग्जाम्पल क्लियर है सबको कि इस केस में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, क्लोरीन नहीं। नाइट्रोजन होगा, क्लोरीन नहीं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 बहुत बच्चे गलती कर देते इसलिए एग्जाम्पल लिया। NCl3, बोलो अब सेंट्रल एटम कौन है? अब बोलो सेंट्रल एटम कौन है? क्लियरली बताओ बच्चों, सेंट्रल एटम आपका आएगा, अरे सर नाइट्रोजन, क्योंकि लेस इन नंबर है, बात खत्म। लेस इन नंबर है तो बात खत्म, आपका नाइट्रोजन आएगा NCl3 में। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों आपके सामने, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। अब मुझे बताओ, इस वाले एग्जाम्पल में मुझे बताओ HOCl, HOCl, बोलो बच्चों अब बताओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन में सेंट्रल एटम कौन होगा? थोड़ा बताओ तो मुझे, बोलो तो, बोलो जल्दी, सेंट्रल एटम कौन होगा? अब गलती मत कर देना। बिल्कुल सही सर, हाइड्रोजन की 2.1 है, ऑक्सीजन की कौन है बोलो? ऑक्सीजन की क्या है? 3.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर जी 2 पॉइंट की, बोलो सॉरी यहाँ पे लिख दूं 2.1, और क्लोरीन की 2.9, ये बता चुका है ना, अभी बताया मैंने। तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन की कम है, लेकिन मैंने बोला था हाइड्रोजन और फ्लोरीन अपनी लाइफ में सेंट्रल एटम हो गए ही नहीं, तो इसका आंसर आएगा आपका क्लियर कट क्लोरीन। इस केस में आपका कौन आएगा सेंट्रल एटम? क्लोरीन आपका सेंट्रल एटम होगा। सभी बच्चों को सेंट्रल एटम पहचानना आ गया? मैसेज करो, सभी बच्चों को सेंट्रल एटम पहचानना आ गया? बोलो कार्बोनेट में बोलो कौन है सेंट्रल एटम? बोलो बच्चों CO3 में बोलो, CO3 2- में सेंट्रल एटम कौन है बताओ? CO3 2- में सेंट्रल एटम कौन है? तो आप बोलोगे कार्बन इज अ सेंट्रल एटम। यहाँ पे आपका कार्बन कौन होगा? सेंट्रल एटम होगा। चलो अब ये तो थी बहुत बेसिक कहानी, ये तो थी बहुत बेसिक कहानी, लेकिन अब मैं रियलिटी शुरू करूंगा। यहाँ से आगे सब खेल होगा ना। अभी तक जो भी पढ़ा है ना बच्चों, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ा है मैंने, सेंट्रल एटम का सिलेक्शन पढ़ाया। अब मुझे बताओ इसमें कौन है? बहुत ध्यान से सुनो, आप क्वेश्चन सुनो। कार्बन और ऑक्सीजन, CO में बोलो सेंट्रल एटम कौन है? बोलो कार्बन और ऑक्सीजन में सेंट्रल एटम कौन है? अब बिल्कुल जल्दी से जवाब देना मुझे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। बोलो मैसेज करो सबके सब, पूरे 19 मैसेज आने चाहिए मुझे, 19। कार्बन ऑक्सीजन में सेंट्रल एटम कौन है? हाँ कार्बन कार्बन कार्बन, और बताओ और बताओ। प्रतीक्षा कार्बन, अनुष्का भी कार्बन, वाह। और बताओ कि वाह तेजस, वाह श्रीकांत, वाह इतना कॉन्फिडेंट, वाह वाह भूमि, वाह। ये देखो ये तो 4 बार सी, ये देखो 10। अरे पगलो, अरे पगलो मुझे एक बात बताओ, अरे 2 एटम में कौन डिसाइड करेगा अरे सेंट्रल एटम कौन? यहाँ पे आप क्या सस्ते नशे करके आओ क्या सबके सब? अरे 2 एटम में कौन सेंट्रल होगा यार? 2 एटम में कौन सेंट्रल एटम होता ही नहीं ना। कौन सेंट्रल एटम? 2 एटम में सेंट्रल एटम नहीं होता, समझ में आया? ये बताना था मुझे। खुशहाल कार्बन, हाँ इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? देखो ये बात होती है। तो ये बेसिक सेंस आप सभी को होना चाहिए आज से कि डायटोमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं, सुनना डायटोमिक में लिख देता हूँ यार, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल में, डायटोमिक में नो सेंट्रल एटम। नो का मतलब नो नहीं, नो मतलब ना ही, नो सेंट्रल एटम, ठीक है ना। डायटोमिक में नो सेंट्रल एटम। आया मजा सभी को? तो याद रखना आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए केमिस्ट्री में कि सेंट्रल आइटम कैसे पहचाने, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम पढ़ेंगे, अब मैं आपको 4 चीजें बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज पढ़ाऊंगा जो कि खतरनाक है, एकदम खतरनाक। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि बोरॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। कार्बन में कितने होते हैं? 4। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों 5, ठीक है ना। नाइट्रोजन के बाद कौन आता है? ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाद आता है बच्चों फ्लोरीन, इनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना बोरॉन फैमिली के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो अब इसके आगे की जो कहानी है मे बी पॉसिबल नहीं है, 3 मिनट में नहीं कवर होगा हमारा, ठीक है ना। चलो बोलो यार 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ले लूं मैं, सब बताओ। अगर आपका होगा, आपकी इच्छा होगी तो मैं 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ले लेता हूं। बोलो क्या आपकी इच्छा है, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, बोलो। मैं तो 1 घंटा पढ़ा दूंगा, लेकिन क्या आपको पढ़ना है 15-20 मिनट एक्स्ट्रा? ठीक है, मैं 15 से 20 मिनट ले लेता हूं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे, सुनो, अब हम पढ़ेंगे लेविस स्ट्रक्चर। लेविस डॉट नहीं, हाँ, लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें बच्चों, ध्यान से सुनना। लेविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, उसके लिए हमें 4 चीजें पता होनी चाहिए। कितनी चीजें पता होनी चाहिए? 4। एक तो N1 पता होना चाहिए, उसके बाद N2 पता होना चाहिए, उसके बाद N3 पता होना चाहिए, उसके बाद N4 पता होना चाहिए। सर N1 N2 N3 ये क्या चीज है, ये क्या बला है? ये देखो, अगर लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो N1 N2 N3 और N4 पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये क्या होते हैं। देखो, किसी का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूं, मान लो मुझे कार्बन ऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कौन सा स्ट्रक्चर? लेविस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो मुझे उनके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख दूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ N1 क्या आएगा रे, बोलो। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? 4। ऑक्सीजन के बताओ सबके सब 6। तो 4 और 6 कितने? 10। तो बोलो N1 कितना आया? N1 कितना आया रे? 10 आया सर जी। N1 बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अभी मैंने बताया बोरॉन के 3, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5 और ऑक्सीजन के 6, यानी कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप सभी को पता है। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप सभी को पता है बच्चों। तो देखो, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके कितने थे? 4 थे। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि N1। N1 बोले तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चों N1 सभी को समझ में आया? मैसेज करो हाँ या ना। N1 सभी को समझ में आया? N1 का मतलब होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ। N2 कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पे N2 का फॉर्मूला लिख देता हूं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम, नंबर ऑफ अदर एटम मल्टीप्लाई बाय 8। अभी इस चीज को थोड़ा समझो। N2 का क्या मतलब है? देखो N2 निकालते हैं अभी बच्चों, ठीक है ना। देखो मुझे बताओ हाइड्रोजन कितने है इस मॉलिक्यूल में? तो आप बोलोगे 0 है हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, तो अदर एटम कितने हैं? तो अदर एटम आपके पास कितने बोलो? सर एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो अदर एटम 2 है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा बोलो? 16 आ जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। देखो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो CO2 की बात चल रही है बच्चों, CO2 की बात चल रही है। तो अगर मैं पूछूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी N2 निकालो, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम मल्टीप्लाई बाय 8। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने बोलो? 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम कितने बोलो बच्चों? नंबर ऑफ अदर एटम कितने सर? 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, यानी कि कितने टोटल? 3 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 8 3 का कितना? 24। तो यहाँ पे आपका N2 कितना आ जाएगा बोलो? N2 आपका आ जाएगा 24। एक और एग्जाम्पल खत्म नहीं होने वाले, वेट करो। H2SO4। देखो बच्चों, अगर मैं H2SO4 की बात करूं, अगर इसके लिए आपको N2 निकालना है, क्या निकालना है? N2। तो फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने बोलो? बोलो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई कितना? 2 प्लस अदर एटम कितने बच्चों? 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई कितना? 8। तो आ जाएगा 8 4 द कितना? 32 प्लस 2 2 द कितना? 4। आंसर आ जाएगा 36। क्या सभी को N2 निकालना आ गया? बोलो बच्चों N2 निकालना आ गया सभी को? बोलो इज इट क्लियर और नॉट? N2 क्या होता है सबको समझ में आया? हाँ 5 है, ठीक है। यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, 5 है ना, 4 और 1 5, ठीक है। यहाँ पे 5 कर लो और यहाँ पे कितना आ जाएगा? फिर 40 आ जाएगा, इधर 40 आ जाएगा और N2 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 44। अब मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं CO का बता रहा था ना।
CO का बता रहा था ना, CO का, तो CO का लिखते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आने वाला है आपको। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 थे, ऑक्सीजन के 6 थे, तो 4 और 6 कितने 10। और अगर मैं इसकी बात करूं N2 की, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन कितने 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस अदर एटम कितने हाइड्रोजन छोड़ के 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो आंसर आ जाएगा 8 टू द 16। तो आपका N2 आ गया बच्चों, आपका N2 आ गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं N2 कितना आ गया, बोलो भाई, N2 आपका 16 आ गया। अब N3 मतलब क्या, देखो N3 मतलब होता है बच्चों N2 माइनस N1। क्या होता है बोलो भाई, N3 आपका होता है N2 माइनस N1। तो कितना आएगा सबके सब बताओ मुझे, N2 माइनस N1 कितना आएगा सबके सब बताओ, N2 माइनस N1 कितना आएगा बोलो, 16 माइनस 10 कितना आएगा, तो सबका आंसर आ रहा है ना, N3 आपका होता है बच्चों, N3 होता है आपका N2 माइनस N1, तो 16 माइनस 10 कितना, तो आप बोलोगे सर 6। और N4 होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, आपका N4 क्या होता है, N1 माइनस N3, N1 माइनस N3। इनको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे, मैं बता भी दूंगा, ठीक है ना। तो N1 माइनस N3 कितना आएगा जल्दी बताओ सर, 10 माइनस 6 कितने बचे, 10 माइनस 6 कितने बचे रे, 4 बचे, 4। वेरी गुड भाई, इनको याद रखो, क्या N3 बोले तो N2 माइनस N1, और N4 बोले तो N1 माइनस N3। चलो अब मेरी बात सुनो सर, अब स्ट्रक्चर कैसे बनाए, कल हम बाकी के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देखो CO का, देखो N3 का मतलब होता है शेयर इलेक्ट्रॉन, N3 का मतलब होता है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिख दो सिंपल भाषा में कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं उनको हम बोलेंगे क्या, N3। N3 का मतलब होता है जो बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, बॉन्ड। N4 का मतलब होता है जो बॉन्ड नहीं बनाता, जो बॉन्ड नहीं बनाता, मैं लिख देता हूं नॉट मेकिंग बॉन्ड। तो सुनो अभी भाई, ध्यान से सुनो, अगर मैं CO की बात करूं तो सबसे पहले तो एक कार्बन लिख लो, एक ऑक्सीजन लिख लो, ठीक है ना बच्चों। अब मजा आने वाला है, देखो अब मैंने बोला हमें N1 पता है, N2 पता है, N3 पता है, N4 पता है। N1 बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, N2 हम सबको आता है, N3 बोले तो N2 माइनस N1, और N4 बोले तो N1 माइनस N3। अब N3 है आपके बॉन्ड, बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन बना रहे बोलो, 6 इलेक्ट्रॉन बना रहे बच्चों। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना रहे। समझ में आया सभी को, अभी बोलो पहले तो N3 सबको समझ में आया, बोलो जल्दी, पूरे 6 इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना रहे, तो दैट इज योर N3। सबको क्लियर है, ये 6 का मतलब होता है आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सिंपल भाषा में बोलूं तो इन 6 का मतलब होता है, N3 का मतलब होता है कि कितने लोग मिलके बॉन्ड बना रहे। अब बचे कितने, 4, तो 4 बचे तो उनको इक्वली डिवाइड कर दो, 1 2 3 4। तो कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन। हम इसको थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते, ठीक है ना। कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन पे बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इनको राउंड कर दूं, देखो अगर मैं इसको राउंड कर दूं अच्छी तरह से, तो देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ऐसा राउंड हटा दूं तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। आप बोल सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है। और अगर मैं कार्बन को राउंड कर दूं कुछ इस तरह से, तो कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ये बन गए ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए तो दोनों ने बॉन्ड बनाया। अरे बॉन्ड बनाया क्यों, क्योंकि दोनों के पास क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब समझ में आया मैं क्यों पढ़ा रहा था ये सब। बॉन्ड क्यों बनेगा, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है दोनों का। बॉन्ड बनने के बाद बच्चों, बॉन्ड बनने के बाद दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था। समझ में आया आप सभी को। देखो अभी तक आपको मैंने ये पढ़ा है कि N1 क्या होता है, N2 क्या होता है, N3 और N4, ठीक है ना। कल हम इसको वापस से देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही था। आज मैंने पढ़ा है कि बॉन्ड क्या होता है, कितने तरह के बॉन्ड होते हैं बच्चों, बॉन्ड क्यों बनता है, स्टेबल होने के लिए। उसके बाद मैंने आपको एक डायग्राम भी पढ़ाया, हाइड्रोजन का डायग्राम पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके बाद हमने लेविस स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है ना। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे लेविस स्ट्रक्चर से, ठीक है ना। कल हम देखेंगे बच्चों कि मान लो आपके पास कोई इस तरह का एटम है, मान लो ये वाला एटम है, CO2 है या H2O है, ठीक है ना, या फिर NH3 है। इनके स्ट्रक्चर देखेंगे हम, या फिर CO3 2 माइनस है, या फिर आपका NO3 माइनस है। इनके लेविस स्ट्रक्चर हम कल देखेंगे। तो बिल्कुल कल 8 बजे आप सब आ जाना। कल 8 बजे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। जो आज की लिंक थी ना,
हाँ लेक्चर अपलोड हो रहे हैं सबके सब। जो बच्चों आज की लिंक थी ना, उसी लिंक को कल 8 बजे ज्वाइन कर लेना सबके सब। कल 8 बजे आज की जो लिंक भेजी उसी लिंक को कल कितने बजे ज्वाइन कर लेना बच्चों, एट 8 PM रात को 8 से 9 अपना लेक्चर होता है। तो सबके सब बच्चों इसी लिंक को 8 से 9 के बीच में 8 बजे ज्वाइन कर लेना, 9 साढ़े 9 तक क्लास चलेंगे, ठीक है।